जय हिंद। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव किन कारणों से हुआ था, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसको स्वचालित रूप से चलाने वाले उसके 6 अंगों के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव की बात की जाए तो सेम उसी प्रकार से हुई थी जिस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद राष्ट्र संघ की हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के विनाशकारी प्रभावों को देखकर राष्ट्र संघ की उत्पत्ति हुई थी ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, लेकिन जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध को भी आह्वान दे दिया और उसके विनाशकारी प्रभावों को देखते हुए अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस जो वर्ड है इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जनवरी 1, 1942 में। ये उस समय प्रयोग में लाया गया था जब आर्टिक चार्टर साइन हो रहा था जिसमें कि 26 सदस्य देश शामिल थे और उस समय इंडिया भी इसका मेंबर था। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हुआ तो इसमें 51 सदस्य देश शामिल थे। मोटे रूप से आप ये कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो लीग ऑफ नेशंस जो 1921 में लागू हुई थी उसी का एक रूप था जिसमें कई प्रकार के सुधार किए गए थे। ये था संयुक्त राष्ट्र संघ का बैकग्राउंड। इसके परिचय की बात कर ली जाए तो वही बात फिर से दोहराई जाएगी फिर से कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देते हुए आम लोगों को बेहतर जीवन स्तर और मानवाधिकार प्रदान करना। इसकी स्थापना के समय 51 सदस्य देश थे इसके, जो आज वर्तमान में इनकी गिनती 193 है। इसके प्रमुख अंगों की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसे महासभा के नाम से भी जानते हैं, फिर सुरक्षा परिषद जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टशिप काउंसिल यानी कि न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये इसके 6 अंग हैं जो अपने अपने नाम के अनुसार उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे लेटेस्ट अगर कहें कि 193rd मेंबर जो है वो साउथ सूडान है और इसकी मुख्य भाषाओं के बारे में बात कर ली जाए तो इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक है। लेकिन ऑफिशियली जो लिखने के मामले में यानी कि वर्किंग लैंग्वेज जो है वो 2 ही हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इन सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालयों का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका मुख्यालय डेन हांग जिसे द ह्योग भी कहा जाता है, जो नेदरलैंड की एक सिटी है, उसमें है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हुआ था तो उसका एक संविधान बना था, तो उसका संविधान को चार्टर के नाम से जाना जाता है। इसके संविधान में एक प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद हैं जिसमें 19 अध्याय। इसके उद्देश्यों की बात कर ली जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका प्रथम दायित्व है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना और इसी के साथ सामाजिक प्रगति पर बढ़ावा देना, लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। इसी के साथ इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और उसके लिए एक मंच प्रदान करना, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की बात की जाए तो इसके संविधान यानी कि चार्टर जो है उसके अनुच्छेद 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। इसमें लिखा गया है कि सभी सदस्य संप्रभु और समान हैं। सभी सदस्य चार्टर के तहत अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएंगे। दायित्व जैसे कि शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना। इसी के साथ लिखा हुआ है कि सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे और सभी सदस्य किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं जाएंगे, ना ही उन्हें किसी प्रकार की धमकी देंगे। यानी कि फिर से शांति सुरक्षा की बात की जा रही है और इसी के साथ सभी सदस्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को कार्यवाही करने में सहयोग करेंगे। तो ये थे इसके उद्देश्य और सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं कि इसकी सदस्यता की, इसके सदस्य कैसे बना जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, जो उसका संविधान है, उसके दूसरे अध्याय में ये बात निर्धारित की गई है कि कोई भी राष्ट्र इसका सदस्य किस प्रकार से बन सकता है। इसके सदस्यों को देखा जाए तो उसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले वे सदस्य हैं जो शुरुआत से ही इसका अंग रहे हैं, जो कि 1 जनवरी 1942 को जब आर्टिक सम्मेलन हुआ था उस समय इसके मान्यता प्रदान की थी इसे, उस समय के सदस्य, और एक उसके बाद जुड़ने वाले सदस्य। संयुक्त राष्ट्र घोषणा जो 1 जनवरी 1942 को हुई थी उस पर हस्ताक्षर करने 1945 को स्वीकार किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था वहाँ। तो भारत भी इसका एक सदस्य था, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सारे सदस्य वे थे जो एक तरफ आते हैं जो इसके पहले से सदस्य थे, मूल या फिर प्रारंभिक सदस्य के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी तरफ वे सदस्य आते हैं जो बाद में शामिल होने वाले सदस्य थे। इनके बारे में हमें अनुच्छेद 4 में बताया गया है। तो मूल या फिर प्रारंभिक सदस्य जो थे इनके सदस्य संख्या 51 थी। इसके बाद बात कर लेते हैं बाद में प्रवेश होने वाले सदस्यों की। तो इसमें कैसे प्रवेश किया जा सकता है।
तो इसमें शामिल होने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। अब जो देश शामिल है ना, सिर्फ वही देश आगे किसी अन्य देश को जो शामिल नहीं है इसमें, उसका सुझाव दे सकता है कि वे इसके अधीन आना चाहता है तो उसका नाम ले सकता है। दूसरी तरफ वे जो राष्ट्र शामिल हो रहा है वह शांतिप्रिय होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नॉर्थ कोरिया की तरह कि मैं न्यूक्लियर चला दूंगा कभी भी। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसमें कई प्रकार के अधिनियम लिखे गए हैं, कई प्रकार की धाराएं, बातें की गई हैं, दायित्व दिए गए हैं, तो उसे वे पूरा करने वाला होना चाहिए, या फिर नहीं भी करता है तो उसके योग्य तो होना ही चाहिए वो। और जितने भी दायित्व हैं उन सभी को स्वीकार किया करने वाला होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसमें हैं तो वे इसमें शामिल हो सकता है। तो इसके बाद जो सुरक्षा परिषद है यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जनरल असेंबली में जाएगी, महासभा में जाएगी, और वहाँ पे उसके नाम की सिफारिश करेगी, और इसके बाद उसे अधिकार दे दिया जाएगा कि वे इसका सदस्य बनने के लायक है कि नहीं है। अब ये तो हो गया कि इसकी सदस्यता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप इसे छोड़ना चाहते हो तो त्यागना चाहते हो तो त्यागने के बारे में इसमें कोई भी जानकारी नहीं दी है, ना ही इसके संविधान में और ना ही किसी प्रकार से मौखिक रूप से। लेकिन फिर भी इंडोनेशिया इसको एक बार त्याग चुका है। 1965 में इंडोनेशिया ने इसको त्याग दिया था, क्योंकि मलेशिया जो है, मलेशिया को सुरक्षा परिषद ने क्या किया था, अस्थायी रूप से इसका सदस्य घोषित कर दिया था, तो जो इंडोनेशिया सहन नहीं कर पाया और इंडोनेशिया ने इसकी सदस्यता को त्याग दिया। किंतु अगले ही वर्ष 1966 में उसने फिर से इसकी सदस्यता को अपना लिया था। तो ये इकलौता राष्ट्र था जिसने आज तक उस अपनी सदस्यता त्यागी थी और दोबारा ज्वाइन भी कर ली थी। इसके बाद त्यागने के बारे में कोई भी विषय हमें नहीं मिलता है किसी भी रूप से। तो इसके अलावा सुरक्षा परिषद निलंबन का प्रावधान रखती है। अनुच्छेद 5 में उन्होंने कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्र हमारे द्वारा दिए गए कार्य को, या फिर ये कहें कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बीच में बाधा डाल रहा है, या फिर किसी प्रकार से गलत कार्य कर रहा है जो कि विश्व शांति के लिए भयानक सिद्ध हो सकते हैं, तो उसे ये निलंबित कर सकते हैं। उसके विशेषाधिकार जो हैं वो उससे छीन सकता है सुरक्षा परिषद। लेकिन सुरक्षा परिषद के पास ये अधिकार भी है कि वे उसे वापस भी दे सके। तो निलंबन का अधिकार इसमें दिया गया है। उसके बाद एक बात की गई है निष्कासन की, मतलब पूर्णतया सुरक्षा परिषद से बाहर कर देना। तो अनुच्छेद 6 में इसके बारे में वर्णन मिलता है, किंतु आज तक निष्कासन की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्र के ऊपर नहीं चलाई गई है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे इसकी कि संयुक्त राष्ट्र संघ या कि यूनाइटेड नेशंस के 6 अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास महासभा, जिसे जनरल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरल असेंबली जो होता है ना, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के नाम से जाना जाती है, यानी कि उत्तरदायित्व वाली बॉडी है ये सबसे ऊपर की, और इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि जो भी राष्ट्र इसके सदस्य हैं, 193 मेंबर्स हैं, तो 193 मेंबर्स जो है ना वो जनरल असेंबली में बैठती हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी की बात की जा रही है। न्यूयॉर्क एक पूरा का पूरा स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, एक पूरा स्टेट है, और उस स्टेट के अंदर एक और छोटी सी जगह है न्यूयॉर्क सिटी, तो वहाँ पे है। जनरल असेंबली यानी कि महासभा की बैठक जो है वो सितंबर में होती है, बेसिकली सितंबर में ही होती है, लेकिन आगे पीछे और भी अगर अकॉर्डिंग टू नीड बुलाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके प्रेसिडेंट कौन होता है? जो हर साल चुना जाता है। इसके प्रेसिडेंट का कार्यकाल 1 साल का होता है। और रही बात इसके डिस्कशंस की, तो किन चीज़ों पे? वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है, इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बुलाई जाती है इसकी बैठकें, और मेंबर्स जो होते हैं, न्यू मेंबर कोई आने वाला है या फिर कोई पुराने वाले ने कुछ गलत काम किया तो उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है। और अंत में जो भी निर्णय लिया जाता है वोटिंग के द्वारा किया जाता है। वोटिंग इनका जनरल पर्पस होता है, और जो कि 2/3 मेजोरिटी होती है ना, 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से ये निर्णय लेते हैं। तो भारत से इसके आज तक कौन बने हैं प्रेसिडेंट? तो 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित नाम के एक व्यक्ति थे, वे हमारे प्रेसिडेंट बने थे। हमारे भारत की तरफ से इकलौते व्यक्ति थे जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं आज तक। दूसरी बॉडी या फिर दूसरा अंग कहें तो वह है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तो इस सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी, और उस समय के समय तो बेसिक बात इनकी यही होती थी कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए कहीं पे। यूनाइटेड स्टेट्स और आई मीन टू से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट ना हो जाए, तो उसी के बारे में बात की जाती थी। आज के समय में भी विश्व शांति पर ही इसका मेन फोकस होता है। सुरक्षा परिषद के पास इतनी शक्ति होती है कि खुद का मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशंस, उसके पास खुद की कोई आर्मी नहीं थी, जो अगर कोई कंट्री गलत काम कर रही है या फिर कानूनों से अलग कोई गैर कानूनी तरीका अपना रही है तो उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए कोई सेना नहीं थी इनके पास। लेकिन इस बार इनके पास सेना है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। और इसी के साथ महासभा के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद जो है वे एक नया व्यक्ति चुनते हैं इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट के लिए, जज।
जो जज है उसका इलेक्शन यही दोनों मिलकर करते हैं। सॉरी, गलत हो गया, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस ऑफ कोर्ट नहीं, कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसकी स्थापना जो है 1945 जून में हुई थी इसके चार्टर के अधीन, और इसने अप्रैल 1946 से काम करना शुरू भी कर दिया था। इसका जैसे कि हमने बात की कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, और वर्ल्ड पीस पे फोकस करना है इसका मेन दायित्व है। इसमें 15 जज बैठते हैं, और 15 जज जो है ना ये 9 सालों के लिए इलेक्टेड होते हैं, और इसके 1/3 जज जो है वो हर 3 सालों में फिर से री इलेक्ट होते हैं। तो यानी कि ये एक तरह से कभी ना भंग होने वाली एक संस्था है। इसमें जो 15 जज हैं इनके सदस्यों का चुनाव करने वाले कौन कौन होते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलकर करते हैं। इसका चौथा अंग है सचिवालय। तो सचिवालय मुख्य रूप से क्या काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है ना यूनाइटेड नेशंस का, वो यही हैंडल करता है। किसी भी टॉपिक पर बहस होनी है तो उसका जो मतलब कोई भी वेरियस इश्यूज़ हैं उनके बैकग्राउंड को ये प्रिपेयर करता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस जो है वो ये गैदर करता है और सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना का काम इसका है। और ये ऑर्गेनाइज़ करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को, कहीं पे भी कोई भी कॉन्फ्रेंस होनी है उन सभी का ऑर्गेनाइज़ करने वाला यही है। और रही बात स्पीचेस की, तो अलग अलग लैंग्वेज में स्पीचेस दी जाती है, जैसे कि हिंदी में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशंस में, तो उसको ट्रांसलेट करने का काम ये करता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी यही करता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट क्यों ना। डॉक्यूमेंट जैसे हमने ऑफिशियली तो पढ़े इंग्लिश और फ्रेंच होते हैं, अदरवाइज़ और भी लैंग्वेजेस में हमने पढ़े कि स्पेनिश होता है, रशियन होता है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, बाकी इंग्लिश, फ्रेंच, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करने का इसका काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी निर्णय निकलता है या नहीं भी निकलता है, विफल ही क्यों ना हो, तो उसका जो पब्लिकली उसको एक्सपोज करना, यानी कि मैं कहूँ कि उसे पब्लिश करने का काम जो है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो 30 जून 2012 तक इसके सदस्यों की संख्या 43,000 हो गई थी। मैं देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टाफ मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। 43,000 स्टाफ मेंबर्स हो गए थे इसके 5वें अंक की बात कर ली जाए तो वह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये जो है इसमें 54 मेंबर्स हैं, इस काउंसिल में 54 मेंबर्स हैं। और इस काउंसिल का काम क्या है, अलग अलग तरह के जो सोशल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इसके बारे में पता लगाना है कि उसको प्रमोट करना है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को, एम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। इसी के साथ इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है, सोशल हो गया या हेल्थ हो गया, हेल्थ केयर हो गए, तो इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इंटरनेशनल कल्चर को बचाना है और एजुकेशन को प्रमोट करना है, उसके में जो करप्शन हो रहा है उसको हटाना है, और कॉरपोरेट्स जो हैं उनमें एजुकेशन को प्रमोट करना है। और सबसे ज़रूरी बात, एक ड्राफ्ट तैयार करना है इन कन्वेंशंस का, जो कि सबमिट किए जाते हैं जनरल असेंबली में, महासभा में सबमिट किए जाते हैं। ये वाली काउंसिल जो है ना, ये नॉन गवर्नमेंट बॉडी के साथ भी काम करती है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ भी इसका लेन देन होता है। लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि उन्यास परिषद। ये क्या थी, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक समय था जहाँ पे कोई भी सरकार नहीं थी, काफ़ी सारे इलाके ऐसे जहाँ पे कोई सरकार ही नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। जैसे जर्मनी ले लो, हिटलर ने तो गोली मार ली थी स्वयं को, तो कोई भी सरकार नहीं थी। तो जिन इलाकों में कोई सरकार नहीं थी और वे यूनाइटेड नेशंस के अधीन आ गया था ना इलाका, तो वहाँ पे गवर्नेंस को देखना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझना और वहाँ पे अच्छे तरीके से सरकार चलाना या फिर वहाँ के कामकाज को देखना, तो वे कार्य इस काउंसिल का था। लेकिन 1994 में ये स्थगित हो गई थी और उसके बाद से इसका काम खत्म हो गया था। तो 1994 इसका लास्ट ईयर था। तो आज अगर तत्कालिक विश्व में देखा जाए तो इसके निर्माण के समय 6 अंग थे, किंतु आज के समय में इसके केवल 5 ही अंग हैं जो काम कर रहे हैं। जो छठा अंग है वो 1994 में ही ख़त्म हो गया था, उसका काम वहीं ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद आज वो नहीं है। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग। इनकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी सी आगे ऐड की हुई है मैंने, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि शॉर्ट नोट्स बने रहें आपके। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।